तो आज रोशन जी से जानते हैं कि नोएडा में अगर कोई इन्वेस्ट कर रहा है तो नोएडा इन्वेस्टमेंट के पर्पज से बेहतर क्यों है। आप सब इन्वेस्टर्स को मैं ये बताना चाहूँगा कि इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम थोड़ा सा जाने कि इन्वेस्टमेंट कहाँ की जाती है और क्यों की जाती है और उस जगह पे करने का हमारा इन्वेस्टमेंट का अपॉर्चुनिटी कैसे मिल सकती है, तो अगर इसे हम समझ जाते हैं तो हमें इन्वेस्टमेंट करने में थोड़ा इजी रहता है। तो आप सब इन्वेस्टर्स को बताना चाहूँगा कि कोई भी लोकेशन अगर डेवलप करती है तो उसके लिए सबसे पहला जो रोल होता है वो गवर्नमेंट का रहता है, क्योंकि गवर्नमेंट डेवलपमेंट अगर कर देती है तो उस लोकेशन की ना एक बंजर जमीन का भी रेट जो है वो रातों रात बढ़ जाते हैं। ये आप समझ सकते हैं और ये आपने देखा भी होगा आसपास के इलाके में। मैं समझता हूँ कि हमारे बिल्कुल पास में गुड़गांव है जी, और गुड़गांव को बसाने के लिए सबसे जाना माना जो है वो IGI एयरपोर्ट रहा। बिल्कुल जी। इकलौता एकमात्र कारण एक ऐसा रहा कि जिसकी वजह से रातों रात जो है वो गुड़गांव के रेट बढ़े जी। मैं मानता हूं कि नोएडा के अंदर में ऐसी कई उपलब्धियां आ रही हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जी, फिल्म सिटी जी, मुंबई के अंदर में आप समझ सकते हैं कि जो भी इन्फ्लुएंसर है, जो यूट्यूबर है या जो भी बंदा जो बॉलीवुड इंडस्ट्री से कनेक्ट है, फिल्मी दुनिया में आना चाहता है, वो कहीं ना कहीं मुंबई में ही जाता है जी। आप समझिए कि सबसे बड़ी फिल्म सिटी इंडिया की जो है वो आपको नोएडा में आ रही है। बहुत सही जी। आप समझ सकते हैं कि बुलेट ट्रेन का सबसे बड़ा निर्माण यहाँ पर हो रहा है। बहुत सही जी। गवर्नमेंट जितने भी इन्वेस्टमेंट कर रही है सबसे ज्यादा जो है वो सिटी नोएडा के अंदर में, और नोएडा का तो नाम ही सर देखिए न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी है। राइट। तो इसको बसाने में इसके नाम के अंदर में ही डेवलपमेंट है। और नोएडा ना 3 से 4 साल में एक ऐसा होने वाला है कि आप समझ भी नहीं सकते, नोएडा को आम आदमी की जो इन्वेस्टमेंट के छूने से भी बाहर होने वाला है। तो ये एक टाइम है। हमने देखा गुड़गांव में कई टाइम पे किसी टाइम पे जो घर बिके हैं वो आपको 50-60 लाख में भी मिले जी। आज 2 से 2.5 करोड़ में से नीचे कुछ भी एक नॉर्मल अफोर्डेबल प्राइस भी नहीं है, वहां पे नहीं मिल पा रहा है। वहां पर 100 करोड़ का भी एक फ्लैट बिका है। क्या बात कर रहे हैं जी? आप बिल्कुल सर्च कर सकते हैं जी। और आज की डेट में मैं मानता हूं कि गुड़गांव अगर किसी को चाहिए तो अफोर्डेबल प्राइस में नहीं मिल पाता है जी। तो उसी तरह से अगर हम देखते हैं तो नोएडा भी आज उसी स्टेज पे है, डेवलपमेंट की स्टेज पे है। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है उसके लिए एक टाइम अच्छा है, क्योंकि आने वाले टाइम अगर वो इन्वेस्ट करे, सर माफी चाहूंगा आपको डिस्कनेक्ट कर रहा हूं, तो वो नोएडा में कहां पर किस सेक्टर में इन्वेस्ट करे? ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि किस सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इसके लिए एक आपको ये समझना होगा कि आपकी दिलचस्पी किस इन्वेस्टमेंट में है। अगर आप समझते हैं कि मेरे को थोड़ा लंबा इन्वेस्ट करके ग्रोथ पाना है तो आपको एक ऐसे सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहिए जो अभी बस रहा है। जैसे मैं सेक्टर 140 की बात करता हूँ, 140 और 140A एक ऐसा सेक्टर है जो IT ITS के हब के लिए जाना जा रहा है। ये नोएडा एक्सप्रेसवे पे है शायद? बिल्कुल, नोएडा एक्सप्रेसवे से 800 मीटर की दूरी पर यह सेक्टर पड़ जाता है जी। इस सेक्टर को IT ITS सेक्टर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर जो भी डेवलपर आज की डेट में अपना ऑफिस बना रहा है वो IT के लिए ही डेडिकेटेड रहेगा। और मैंने सुना है कि यहाँ पे A ग्रेड के बिल्डर्स या डेवलपर आ रहे हैं, नॉर्मल बिल्डर यहाँ पे अपना कोई बिल्डिंग भी नहीं नोएडा में इस सेक्टर में आपको जो भी डेवलपर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं उनकी रेरा की जो है वो पूरी नजर उनके ऊपर है जी। उनको ऑन टाइम डिलीवरी करनी है। ओके। IT ITS की होने की वजह से MNCs को अप्रोच करना है उनको। तो यहाँ पे कोई MNC कंपनी इस एक्सप्रेसवे पे कोई आई भी रही है किसी बिल्डर के पास या नहीं आ रहे हैं? आप अगर MNC कंपनी की बात करेंगे तो 140 की बात कर रहे हैं, 140A की बात कर रहे हैं। 140 तो अभी डेवलप हो रहा है। राइट। तो यहाँ पे कुछ वर्किंग है, कोई रेडी टू मूव है या नहीं है? आगे आते हैं थोड़ा सा। तो 142 एक सेक्टर है जी, एडवांट के नाम से। वहां पर आज की डेट में प्रोजेक्ट मिल जाएगा। सैमसंग KPMG जैसी MNC कंपनीज ऑलरेडी वहां पर है। थोड़ा और आगे एक्सप्रेस पे की अगर मैं बात करूं, एडोब जैसी कंपनी हो गया, पेटीएम जैसी कंपनीज हो गई, ये सारी ऑलरेडी ऑपरेशनल है। HCL हो गया, आपको जो ये सारी कंपनीज MNC ही है और ये एक्सप्रेस वे पे आज की डेट में ऑपरेशनल है। ओके। तो इससे टच में कौन कौन से बिल्डर हैं और क्या क्या उनके लिए एडवांटेज रहेंगी अगर वो यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं, और किस टाइप का इन्वेस्टमेंट करना चाहिए उनको? रिटेल में करना चाहिए या फिर ऑफिस स्पेस में करना चाहिए, या किस में वो इन्वेस्ट करें? इन सब सारी चीज़ों को लिए ना एक बार मैं आपसे जरूर बताना चाहूँगा कि इन्वेस्टर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, ये समझना बहुत जरूरी है जी। रिटेल अपनी जगह पे है, ऑफिस अपनी जगह पे है, रेसिडेंशियल अपनी जगह पे है और कमर्शियल अपनी जगह पे है। आप समझिए, पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से रेसिडेंशियल बढ़िया है या कमर्शियल बढ़िया है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके इन्वेस्टर्स का रहेगा जी। रेसिडेंशियल में कभी भी आप इन्वेस्ट करते हैं तो 2-2.5-3% की मैक्सिमम ROI आप लेके चल सकते हैं। इससे ज्यादा ROI आप कभी जनरेट ही नहीं कर पाते। राइट। अब बात करते हैं कमर्शियल। तो कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि हमारे पुराने बुजुर्गों ने कहा हुआ है कि एक दुकान से 100 मकान बनाए जा सकते हैं, लेकिन एक मकान से 100 दुकान नहीं बनाए जा सकते। बिल्कुल। तो उसी को हम थोड़ा सा इस पे अगर लगाते हैं तो कहीं ना कहीं
आज की डेट में इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कमर्शियल इज अ बेस्ट ऑप्शन। कमर्शियल में भी कहाँ पे जाएं? हाँ, कमर्शियल में अब बात आती है कि कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इन्वेस्टर्स को मैं बताना चाहूंगा, कमर्शियल में आपको समझना पड़ेगा कि आपको इन्वेस्ट कैसे करना है। जैसे मेरे पास कोई अच्छी दुकान में अगर मेरे पास अच्छी फ्रेंचाइज है, या मेरे पास अच्छा लिंक है जिससे मैं एक अच्छी फ्रेंचाइज को खोल सकता हूँ, तो मेरे लिए कमर्शियल बेस्ट ऑप्शन रहेगा और दुकान अच्छी ऑप्शन रहेगा। अगर मेरे को चाहिए कि मेरा आज की डेट में मेरे पास एक अच्छा लिंक ऑफ सोर्स है, मेरा बेटा या मेरा भतीजा या मेरा कोई ऐसा रिलेटिव जो चाहता है कि बहुत बड़ा ऑफिस स्पेस हो, उसका 4000-5000 स्क्वायर फीट में ऑफिस स्पेस हो, लेकिन वो आज स्टडी कर रहा है या आज वो इंटर्नशिप पे है और वो ऑफिस खोलेगा बाद में, तो उस कंडीशन में हम ऑफिस में जा सकते हैं। आज वो उसे रेंट आउट करवाए, इंटीरियर करवा के, और उसके बाद अपना जो है वो सेल्फ यूज करे। ऑफिस में जो आरओआई आती है वो 7.5% की मैक्सिमम आरओआई, 8% की मैक्सिमम आरओआई आती है। तो आपका कहने का मतलब ये है, अगर मैं ऑफिस में जा रहा हूं तो कल को मैं ऑफिस खोलूंगा, और अगर मैं शॉप लेता हूं तो मुझे खुद को शॉप लेनी है या किसी को रेंटल पे दूंगा? मेरा कहने का मतलब है कि आपको समझना होगा कि आपका पॉइंट, क्योंकि देखिए हम ढाबे में जाते हैं, नॉर्मली अगर मैं एग्जांपल दूं तो ढाबे में जाते हैं तो पनीर भी बेस्ट है, दाल भी बेस्ट है, सब्जी भी बेस्ट है, लेकिन मेरे को क्या समझ आता है ये समझना पड़ेगा। वैसे ही इन्वेस्टमेंट के लिए कमर्शियल भी बेस्ट है, रेसिडेंशियल भी बेस्ट है। अगर मैं देखूं तो कहीं ना कहीं आपको रिटेल शॉप्स भी बेस्ट है, अगर मैं देखूं तो कहीं ना कहीं ऑफिस स्पेस भी बेस्ट। लेकिन मेरे को क्या समझ आता है, सबसे पहले ये समझना है, इसके लिए ही एक कंसल्टेंट आपके थ्रू जो है वो आपके इन्वेस्टर्स जुड़े और आपसे संपर्क करें, और उसमें आप उनको थोड़ा सा एक जो प्रोवाइड करें कंसल्टिंग, ताकि वो अपने इन्वेस्टमेंट को नई अपॉर्चुनिटी दे सके। जी, तो आप ये समझ सकते हैं कि नोएडा आज की डेट में अफोर्डेबल है फिर भी, लेकिन यही आप 3 से 4 साल बाद देखेंगे तो बहुत हायर रेट। अच्छा सर, फिर भी अगर हम ऑफिस स्पेस में या रिटेल में जाते हैं तो एक बेसिक जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन और रेडी टू मूव वाला पोजीशन पे क्या चार्ज चल रहा है आज के टाइम पर? तो नोएडा एक्सप्रेसवे की ही बात कर लेते हैं जी। नोएडा एक्सप्रेसवे में अभी का जो रेट चल रहा है वो अंडर कंस्ट्रक्शन से लेकर रेडी टू मूव इन में कमर्शियल का जो रेट आता है वो आता है आपका 30,000 से लेके 40,000 के बीच में। रेडी टू मूव इन और अंडर कंस्ट्रक्शन दोनों कवर हो जाते हैं, दोनों कवर अप हो जाते हैं। अगर मैं ऑफिस की बात करूं तो ऑफिस आपका जो है 8,000 से लेके 10,000 तक के रेट में आपको जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन मिल जाता है, और 10,000 से लेके 15,000 के रेट में आपको ऑफिस स्पेस आप जो है रेडी टू मूव इन में मिल जाता है। और थोड़ा सा और आगे बात करूं तो कुछ फूड कोर्ट के ऑप्शंस भी हैं, जिसमें आपको जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट जाती है। आजकल एक कॉन्सेप्ट भी चल रहा है कि प्री लीज का कॉन्सेप्ट है, जो पहले से बिल्डर लीज आउट करके देता है, तो इन्वेस्टमेंट के पर्पज से देखें तो वो भी एक बेस्ट ऑप्शन है। तो वहां पर जो इन्वेस्टमेंट लगती है वो सिर्फ मात्र 35 लाख 30 लाख की इन्वेस्टमेंट रहती है, जिससे आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी इन्वेस्टमेंट की मिल जाती है। तो उसमें एक रेंटल इनकम होती है हमारे पास? बिल्कुल, उसमें एक ना सिक्योर रेंटल इनकम आ जाती है। एक आपको इसमें कोई ऊपर नीचे नहीं आता है, जो भी चीजें रहती है वो सामने बिल्कुल आपके सामने रहती है। ओके, एक फिक्स रेंटल जिसे आप कहते हैं, फिक्स रेंटल आना स्टार्ट हो जाता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद रोशन सर जी आपकी इस जानकारी के लिए। आपने बहुत अच्छे से बताया नोएडा एक्सप्रेसवे के बारे में और कॉमर्शियल के बारे में। मैं अपने आपके जो भी व्यूअर्स हैं, जो भी आपके इन्वेस्टर्स अभी आपकी वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे जरूर कहूँगा कि एक बार आप ना कांटेक्ट करें प्रवेश जी से, क्योंकि आज की डेट में इनको इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें जानकारी इनसे लें, और ताकि ये आगे आपके इन्वेस्टमेंट को नई अपॉर्चुनिटी दे सके। धन्यवाद दोस्तों।